हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस, जो क्लास फुल्ली डेडिकेटेड होती है हमारी बीपीएससी टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2.0 यानी कि दूसरे फेज के लिए। तो यदि आप भी कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए, तो आप आज ही जीएस टैंक चैनल से जुड़ जाइए, यानी कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो जो हम डालें वो आपसे मिस नहीं हो। तो बात करते हैं हमारा ऑनगोइंग क्लास की। तो देखा जाए तो हमारा चल रहा था सी प्लस प्लस, जिसका ऑलरेडी 5 पार्ट आ चुका था। ठीक है, देखा जाए तो सी प्लस प्लस का लेक्चर 5 तक हमारा आ चुका था, उसका 4 पार्ट हमारा आ चुका था। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 5 के बारे में। पार्ट 5 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज होने वाला है हमारा लेक्चर 6 और सी प्लस प्लस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो पार्ट 5 है आज। ठीक है, सी प्लस प्लस का पार्ट 5 है। और हम इस वीडियो में आगे बढ़े इसके पहले आपको पता ही है क्या करना है। वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है। और यदि अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गलती से अगर आपसे छूट गया है, जो कि ऐसा हमको लग रहा है, तो आप डिजिटल तरीके से क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और चैनल को से जुड़ जाएंगे। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे और कमेंट में मुझे लास्ट में जरूर बताएंगे कि आपको ये आज का सेशन कैसा लगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ज्यादा शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, आप लोग शेयर किया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए और बताइए कि कैसा आपको लग रहा है, आपकी तरफ से फीडबैक क्या है सेशन को लेके। ठीक है, तो ये चीज पता ही है, लेक्चर 5 है किसके पर्सपेक्टिव से, सी प्लस प्लस के पर्सपेक्टिव से। इसके बाद हमारा एक कंसेप्ट बचेगा। आज के क्लास कंप्लीट होने के बाद हमारा एक कंसेप्ट बचेगा, क्या, उप कंसेप्ट, जिसको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, उप्स कंसेप्ट जिसको बोलते हैं। और वो 1 से 2 दिन में वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो 1 से 2 दिन आज को छोड़ के तो हमारा पूरा सी प्लस प्लस का थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने कोई भी वीडियो पहले का मिस कर गए हैं आप, जैसे 1 2 3 4 जो भी इसका लेक्चर आया है, 4 लेक्चर सी प्लस प्लस के, उसको आप बिल्कुल देख लीजिए। एकदम बेसिक्स पढ़ा रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम सिंपलेस्ट भाषा में हम आपको समझा रहे हैं। तो मिस मत कीजिए एक भी सेशन को, आप सारे को जाकर देख लीजिए, उसके बाद 5वां देखिए। नहीं तो डायरेक्ट अगर 5वां देखने बैठेंगे तो कुछ समझ आएगा नहीं आपको। 1 से देखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम रिकैप की बात कर लेते हैं। तो पिछले क्लास में हमने यूनियन तक पढ़ रखा था, जिसमें हमने ये भी बताया था कि क्या यूनियन जो होता है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, जो कि आपको अलाउ करता है टू स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स इन सेम मेमोरी लोकेशन। ये हमारा हो चुका था। और साथ ही साथ हमने आपको 3 नोट्स भी इसके रिगार्डिंग बता दिया था। ठीक है, और इसके बाद इसका सिंटेक्स हमने आपको बता दिया था। तो यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हर क्लास में क्या है कि रिकैप बताना थोड़ा जरूरी हो जाता है। ठीक है ना, जैसे कोई एपिसोड ही आप देखते हैं किसी भी टीवी चैनल पे, तो अगला दिन का कोई टेलीकास्ट होता है, उसके पहले थोड़ा सा रिकैप दिखाता है ना, ठीक उसी तरह हम भी आपको थोड़ा सा रिकैप पिछले क्लास का बता देते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है स्ट्रक्चर। क्या होने वाला है? स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। तो इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्ट। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है आपका स्ट्रक्ट। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है कि इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू अलाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इनटू सिंगल नेम। अब ये कहने का क्या मतलब है कि इसको यूज किया जाता है जब हम लोग ये चाहते हैं कि अलग अलग डेटा टाइप का जो टाइप है उसको अलाउ करें सिंगल नेम के लिए, टाइप्स इनटू सिंगल नेम। ठीक है, आइए इसके आगे देखते हैं। आई होप कि डिफिनीशन आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ नोट्स है इसके बारे में, ये देखिए, जो कि बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में है। ये पॉइंट्स आप जो भी हम आपको बुलेट पॉइंट्स लिखवाते हैं, यानी कि नोट करके लिखवाते हैं, वो आप एकदम ध्यान में रखेंगे। पिछले क्लास में भी जितने क्लासेस में हम आपको लिखवाए हैं बुलेट पॉइंट्स, वो अगर आप याद रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो कहता क्या है कि स्ट्रक्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, सिंपल इज दैट। और वंस स्ट्रक्चर इज डिफाइंड, कॉमा, डिक्लेयर वेरिएबल ऑफ दैट टाइप। और एक बार अगर आपने डिफाइन कर दिया है स्ट्रक्चर को, उसके बाद उस टाइप का आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज हुआ इंप डिटेल्स, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है इंप्लॉय डिटेल्स की। ठीक है, इसकी बात हो रही है इंप्लॉय के डिटेल्स की। तो इंप्लॉय डिटेल्स में क्या क्या हो सकता है? इंप्लॉय का आईडी हो सकता है, इंप्लॉय की क्या सैलरी है ये हो सकती है,
इम्प्लॉय कब ज्वाइन किया है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये हो सकता है, इम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ क्या है ये हो सकता है, इम्प्लॉय का डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट क्या है ये हो सकता है। तो ये सारे डिटेल्स किसके अंदर आ जाएगा, इम्प्लॉय डिटेल्स के अंदर। तो यहाँ पे क्या एग्जांपल है, स्ट्रक्ट इम्प्लॉय डिटेल्स, ऐसे करके हम यूज करेंगे, यानी कि सबसे पहले स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात, और इसको डिटेल्स में हम आगे देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सिंटैक्स क्या दे दिया है कि स्ट्रक्ट, फिर स्ट्रक्चर टाइप, फिर यहाँ पे ओपन करली ब्रेसेस, फिर डेटा टाइप 1, फिर यहाँ पे डेटा टाइप 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये वाला यहाँ नहीं होगा, ये वाला यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिफाइन करेंगे डेटा टाइप को कि क्या है उसका, वेरिएबल जो डिक्लेयर करेंगे उसकी बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। जैसे देखिए स्ट्रक्ट इम्प्लॉय कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कर देते हैं, पहले नेम देख लेते हैं, तो कैरेक्टर नेम, जैसे मान लीजिए कि हम 50 कैरेक्टर का कर दिया लिमिट। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इंटीजर जो उसकी सैलरी या इनकम है सो कर देंगे। ठीक है, और फिर ये क्लोज कर देंगे। तो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ पे कैर है, इंट है, यानी कि जो डेटा टाइप है वो डाला गया है, फिर उसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, कि इंट में आपको क्या डालना है, कैर में क्या डालना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 50 है। ठीक है, तो सिंपल इज दैट, जैसे मान लीजिए कि एम्प्लॉय का नाम अमन है। ठीक है, एम्प्लॉय का नाम अमन है, और यहाँ पे 50 दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पे 50 बाइट का मेमोरी बनेगा। कितना बनेगा, 50 बाइट्स का मेमोरी जो है सो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब ये 4 का ही है, यानी कि 4 अल्फाबेट है, ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि 50 तक आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई सिंटैक्स की। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे क्या है, इंट सैलरी है, तो इंट कितना होता है, 4 बाइट का होता है कि नहीं। तो ये हो गई कंप्लीट बात है इसके सिंटैक्स को लेकर। तो इंटीजर कितने बाइट का बन जाएगा, 4 बाइट्स का। और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कैरेक्टर नेम है 50 है, तो यहाँ पे 50 बाइट का मेमोरी बनेगा, और यहाँ पे अमन जैसे नाम है वो मैंने एग्जांपल के तौर पर समझा दिया। आई होप कि स्ट्रक्चर आपको सही से समझ में आ गया होगा। अब आपको ये तो पता है कि एम्प्लॉय डिटेल्स में क्या क्या आएगा, मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है। जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, क्या उसकी आईडी है, क्या किस डिपार्टमेंट में वो काम करता है, सो ठीक है, क्लियर है यहां तक बात। चलिए नेक्स्ट, अगला बात करते हैं हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो इसके पहले यानी कि एक्सेप्शन हैंडलिंग पर चर्चा करने से पहले हम ये समझेंगे कि एक्सेप्शन होता क्या है। ठीक है, हम ये समझेंगे कि एक्सेप्शन होता क्या है। तो एन एक्सेप्शन इज एन अनएक्सपेक्टेड या एबनॉर्मल सिचुएशन दैट अकर्ड एट या ड्यूरिंग रन टाइम। जब प्रोग्राम की बात हो रही है यहाँ पे, तो कोई भी प्रोग्राम रन कर रहा है, कोई भी कोड रन कर रहा है, तो उसके समय ऐसा हो सकता है, उसके रनिंग के समय, कि कुछ अनएक्सपेक्टेड या फिर एबनॉर्मल सिचुएशन आ जाए जहां पे वो चलना बंद हो जाए। यहाँ पे क्या है, वो वहां पे एक्सेप्शन आपका आ गया। ठीक है, अब यही जो एक्सेप्शन को हैंडल किया जाता है उसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, समझ में आ गया बात, इसलिए मैंने एकदम तोड़ तोड़ के समझाया है। तो ये बात हो गई एक्सेप्शन की, और एक्सेप्शन होता क्या है वो डेफिनेशन आपको पता चल गया। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, तो एक्सेप्शन को जो हैंडल करता है वो क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग कंसिस्ट ऑफ 3 कीवर्ड, इसमें 3 कीवर्ड्स होते हैं, क्या क्या, ट्राई, थ्रो और कैच। ठीक है, क्या क्या याद रखना है, ट्राई, थ्रो और कैच। और एक पॉइंट ये है कि ट्राई और कैच कीवर्ड जो होता है वो पेयर में आता है। ठीक है, ये बुलेट पॉइंट्स है। ट्राई और कैच कीवर्ड जो होता है वो हमेशा पेयर में आएगा, बिना पेयर के ये काम नहीं करेगा। और हम आपको जो बताएंगे वो ट्राई और कैच बताएंगे, थ्रो उतना आपको नहीं पढ़ना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो छोटा ही चीज, लेकिन कहते हैं ना बार बार कि उतना ही पढ़ी जितना आपको काम आए। एक्स्ट्रा पढ़ने से क्या फायदा है, आपका रिसर्च पेपर तो ये नहीं है कि नहीं। अब सिंटेक्स दीजिए यहाँ पे, पहले यहाँ पे ट्राई ब्लॉक की बात करते हैं। यहाँ पे ट्राई हो गया, ओपन ब्रेसेस, अब यहाँ पे कोड लिखाएगा, तो कैसा कोड लिखाएगा, जो कि एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, ऐसा कोड लिखाएगा यहाँ पे, किसमें, ट्राई में। फिर यहाँ काम खत्म ट्राई का, अब यहाँ से कैच स्टार्ट होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आता है, तो इस एक्सेप्शन को ये कैच करेगा, किसमें, कैच ब्लॉक में वो कैच होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा,
तो कैच ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, तो कोड टू हैंडल एक्सेप्शन, तो ऐसा कोड लिखा जाएगा जो कि एक्सेप्शन को हैंडल कर ले। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि ट्राई और कैच किस में आ रहा है, पेयर में आ रहा है, ये आपको पता चल गया है यहाँ से। तो ट्राई ब्लॉक में क्या आएगा, वंस अगेन हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि ऐसा कोड लिखा है जो कि एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। अगर एक्सेप्शन थ्रो होगा तो फिर वो किस में जा जाएगा, कैच में, यानी कि उस एक्सेप्शन को कैच कर लेगा और फिर ऐसा कोड लिखाएगा जो कि एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी सिंटैक्स की। क्लियर है बात यहां तक, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल। इसके बाद हम बात करेंगे, अगला टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग होता क्या है, तो फाइल हैंडलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग डेटा इनटू फाइल्स। तो सिंपली देखा जाए तो फाइल हैंडलिंग आपका एक प्रोसेस होता है किस चीज का, रीडिंग और राइटिंग के डेटा को किस में, फाइल्स में, रीडिंग एंड राइटिंग डेटा इनटू फाइल्स, दैट इज व्हाट, दैट इज फाइल हैंडलिंग। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है कि इट अलाउज यू टू स्टोर आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम इन अ फाइल एंड हेल्प परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन इट। कहने का मतलब है कि ये आपको अलाउ करता है किस चीज के लिए, स्टोर करने के लिए आउटपुट को, और किसका आउटपुट को, प्रोग्राम के आउटपुट को जो कि फाइल्स में है, और साथ ही साथ हेल्प करता है आपको अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। इस पे ऑपरेशंस क्या क्या हो जाएंगे, जैसे ओपन करने की बात हो रही है, रीड करने की बात हो रही है, राइट की बात हो रही है, क्लोज, डिलीट, कॉपी, यानी कि ये सब जो फाइल ऑपरेशंस है इसकी बात हो रही है। ठीक है, अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करने की बात हो रही है। ठीक है, फाइल हैंडलिंग क्या है, ये बेसिक्स आपको आई होप कि समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो इसमें बस छोटा सा ही था टॉपिक, कोई बड़ा टॉपिक नहीं था। तो इसके बाद मूव करते हैं हम लोग क्लास पे। क्लास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान देंगे इस पे। तो क्लास क्या होता है, तो क्लास होता है आपको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये क्या होता है क्लास आपका, क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप व्हिच होल्ड्स इट्स ओन डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, जो कि ये अपना ही डेटा मेंबर को होल्ड करता है और साथ साथ मेंबर फंक्शन को भी ये होल्ड करता है। कौन, क्लास। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे क्लास ऑफ एम्प्लॉय, तो क्लास ईएमपी बनता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, क्लास ऑफ एम्प्लॉय। अगला पॉइंट कहता है कि अ क्लास इज डिफाइंड यूजिंग कीवर्ड क्लास, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कीवर्ड क्या है, क्लास है, फॉलोड बाय द नेम ऑफ क्लास, फिर नाम क्या डाल दिए, एम्प्लॉय डाल दिया, तो क्लास एम्प्लॉय हो गया। ठीक है, द बॉडी ऑफ अ क्लास इज डिफाइंड इनसाइड द करली ब्रैकेट, जो बॉडी होता है क्लास का वो करली ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट होता है, डिफाइन होता है, और टर्मिनेट किससे होता है, सेमी कोलन एट द एंड, लास्ट में सेमी कोलन से वो क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। क्लियर है बात, समझने में कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे क्लास है, यहाँ पे क्लास नेम है, यानी कि ये कीवर्ड क्लास का यूज किया जा रहा है, और ये यूजर डिफाइंड नेम है आपका। और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम आपको ये समझा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं हो समझने में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर हो जाएगा। ये क्या क्या हो सकता है, ये प्राइवेट हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, फिर प्रोटेक्टेड हो सकता है, एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, डेटा मेंबर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे वेरिएबल यूज होगा। मेंबर फंक्शन में क्या हो जाएगा, तो मेथड्स टू एक्सेस डेटा मेंबर, क्लास नेम एंड्स विद सेमीकोलन, जो कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, यही सेमीकोलन से एंड हो रहा है क्लास। तो आई होप कि आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी यहां तक मिल गई होगी। ठीक है, क्लियर है बात। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लास की। जो क्लास होता है वो आपका तीन टाइप का होता है, क्या क्या, लोकल क्लास, ग्लोबल क्लास, नेस्टेड क्लास। क्या क्या होता है, लोकल क्लास, ग्लोबल क्लास और नेस्टेड क्लास। ठीक है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं इसका। अब थोड़ा अच्छा समझ में आया। तो देखिए लोकल क्लास क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं लोकल क्लास की। तो लोकल क्लास इज अ क्लास व्हिच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन और ब्लॉक। लोकल क्लास एक ऐसा क्लास होता है जिसको डिक्लेयर किया जाता है किसी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर में। ठीक है, सिंपल एक लाइन में लोकल क्लास। ठीक है, अब देखिए इसके सिंटैक्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखा जाएगा, फिर फंक्शन नेम आ जाएगा, ब्रेसेस ओपन, क्लास, फिर क्लास का नेम आ जाएगा, फिर कोड यहाँ पे, और यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेमीकोलन से ये क्लोज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ भी क्लोज, ये वाला ये क्लोज हो जाएगा। फिर यहाँ पे मेन फंक्शन आएगा, फिर फंक्शन नेम, और फिर ब्रैकेट क्लोज। अब इससे आप क्या समझे, देखिए फंक्शन नेम यहाँ भी है, फंक्शन नेम यहाँ भी है, इसका कहने का क्या मतलब है,
कि फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, देखिए लिख भी दिए हिंदी में ताकि आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है? सिंटैक्स है। समझ में आ गया? क्लास कीवर्ड यूज हुआ, क्लास नेम यहाँ पे लिखा जाएगा, फिर जो अंदर कोड है वो लिखा जाएगा, फिर यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, फिर यहाँ पे मेन फंक्शन आएगा, फिर यहाँ पे फंक्शन नेम आएगा। तो फंक्शन नेम क्या हो जाएगा? यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, फंक्शन कॉल। क्लियर है पॉइंट? समझने में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम लोग ग्लोबल क्लास के बारे में। लोकल तो आपको समझ में आ गया, अब ग्लोबल, फिर आपको डिफरेंस बताएंगे कि आप लोकल ग्लोबल को कैसे पहचान लेंगे आसानी से। देखिए ग्लोबल क्लास क्या होता है? एक ऐसा क्लास होता है जो कि डिक्लेयर किया जाता है आउटसाइड ऑफ ऑल फंक्शन या ब्लॉक, जो फंक्शन और ब्लॉक के बाहर होता है ये। ठीक है, इसका जो डिक्लेरेशन होता है ग्लोबल क्लास का, वो किसी फंक्शन या ब्लॉक के बाहर होता है, आउटसाइड। ठीक है, क्लियर है बात? देखिए इसका सिंटैक्स देखिए, क्लास, क्लास नेम, डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन, और फिर क्या है? क्लास, क्लास नेम टू पब्लिक वन। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है? यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि आपको ये जो यहाँ पे डेटा मेंबर दिख रहा है वो क्या है? तो डेटा मेंबर जो होगा वो प्राइवेट बनेगा। डेटा मेंबर कैसे बनेगा? ये प्राइवेट बनेगा। ठीक है, जो देखते हैं ना प्राइवेट पब्लिक। देखिए एक्सेस मॉडिफायर, बात करते हैं किसका? एक्सेस मॉडिफायर का। तो क्या क्या होता है वो? पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, यही होता है ना। एक्सेस मॉडिफायर, मॉडिफायर की बात हो रही है, मॉडिफायर जिसको एक्सेस स्पेसिफायर भी बोलते हैं किसी किसी केस में। तो एक्सेस मॉडिफायर क्या है? पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो यहां जो डेटा मेंबर है वो कैसा रहेगा? वो प्राइवेट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे मेंबर फंक्शन की। तो इसको पब्लिक सेक्शन में बनाते हैं। जो मेंबर फंक्शन है वो किसमें बनेगा? ये आपको पब्लिक सेक्शन में बनेगा। और किसका यूज करके? पब्लिक कीवर्ड को यूज करके, पब्लिक कीवर्ड को यूज करके ये पब्लिक सेक्शन में बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे पब्लिक का यूज किया जा रहा है, यहाँ पे प्राइवेट का यूज किया जा रहा है। तो सिंपली ये समझिए, यहाँ पे जो पब्लिक लिखा हुआ है, तो अगर हम इस कीवर्ड को यूज नहीं करेंगे, मान लीजिए कि हम पब्लिक कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं, तो क्या होगा? तो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट हो जाएगा। समझ गए बात? अगर यहाँ पे हम पब्लिक कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट हो जाएगा। जो मेंबर फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? प्राइवेट हो जाएगा। इसलिए वहां पे हम पब्लिक कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्लास नेम टू दिख रहा है, इसका क्या, ये क्यों लिखा गया है यहाँ पे क्लास, क्लास नेम टू? तो जिस क्लास को इनहेरिट कराना होता है उसी का नाम हम डालते हैं। यहाँ पे क्लास नेम है, क्लास नेम यहाँ भी है, ये वन है मान लीजिए और ये टू है। तो सिंपली क्या हो रहा है? पे इनहेरिट हो रहा है। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट हम आगे से पढ़ाएंगे, अभी बस थोड़ा सा आपको ग्लिम्प्स दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जिस क्लास को इनहेरिट करना है, इनहेरिट कराना है, उसका नाम डालते हैं। ठीक है, उसका नाम लिखते हैं या फिर डालते हैं। तो बताइए, हिंदी में भी आपको लिख दे रहे हैं, अब इससे आसान क्या हम समझाएं आपको? ठीक है, तो क्लास, क्लास नेम, डेटा मेंबर, डेटा फंक्शन जो होगा वो हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लास दोबारा बन रहा है, तो यहाँ पे एक और क्लास बनेगा, यहाँ पे एक और क्लास बनेगा। ठीक है, और उसमें क्या हो जाएगा? जो क्लास है उसको इनहेरिट कराना है, उसका नाम यहाँ पे हम डाल देंगे। ठीक है, अब अच्छे से आपको समझ में आ गया है? समझने में कोई दिक्कत? प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड क्या होता है? एक्सेस मॉडिफायर होता है, ये भी हम समझा दिए हैं। एक्सेस स्पेसिफायर भी बोलते हैं इसको। अब यहाँ तक पॉइंट पूरा क्लियर है? यहाँ तक आई थिंक अब समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े नेक्स्ट। अब एक यहाँ पे कोड दिया हुआ है। ठीक है, तो इस कोड से आप और आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। किसको? ग्लोबल क्लास और लोकल क्लास को। अब जैसे देखिए, दो चीज, दो टर्म है यहाँ पे। आप अभी कोडिंग को साइड करिए, आप सिर्फ भूल जाइए कि अभी आप सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, बस आप मेरी बातों को सुनिए। दो टर्म है ना, लोकल और ग्लोबल। लोकल मतलब क्या होता है? स्थानीय, यानी कि आसपास के चीज को लोकल बोलते हैं। ग्लोबल क्या होता है? ऑल अराउंड, मतलब जितना है टोटल, इसे ग्लोबल यानी कि पूरा अराउंड द वर्ल्ड की बात हो रही है। ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड की बात हो रही है।
तो लोकल कहने का क्या मतलब है कि आप अगर मान लीजिए कि कहीं के निवासी हैं, तो अगर आपके पास बाइक है तो आप आसपास में जाएंगे आप, ठीक है, यानी कि आप लोकल की सैर करेंगे। तो उसी तरह जो लोकल क्लास होता है, अब आते हैं सी प्लस प्लस पे, तो जो लोकल क्लास होता है आपका, वो इनसाइड द फंक्शन होता है। कहाँ होता है? इनसाइड द फंक्शन होता है। और जो ग्लोबल क्लास होता है वो पूरे में घूमते रहता है, यानी कि आउटसाइड, यानी कि थ्रू आउट द फंक्शन, पूरा। ठीक है, तो ये आपका हो गया ग्लोबल क्लास। अब इस कोड को समझिए, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस, ये सब तो पता ही आपको, जो लोकल चीज है ये सब। लोकल चीज करने का मतलब है कि नॉर्मल चीजें की बात हो रही है, निकल मुंह से निकल गया लोकल। फिर क्लास बना दिया ग्लोबल, तो यहाँ पे ग्लोबल क्लास हो गया। प्राइवेट क्यों किए हैं? आपको पहले हम समझा दिए, सिंटेक्स में डेटा मेंबर की बात हो रही है। इंट ए बी, फिर इंट फंक्शन यहाँ लगा, फिर यहाँ पे क्लास लोकल। अब यहाँ इतना दूर में ही चलेगा ये, ठीक है। लोकल क्लास यहाँ क्या हो गया कि यहाँ पे स्थानीय है, मतलब कि इनसाइड द फंक्शन ही वो काम करेगा, और ग्लोबल पूरा में थ्रू आउट द फंक्शन काम करेगा। आई होप कि ये पूरा चीजें आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। एकदम हम देसी भाषा में आपको तोड़ तोड़ कर समझा दिए लोकल और ग्लोबल क्या होता है। ये तो आपको हो गया डे टू डे लाइफ लैंग्वेज में, और ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, ठीक है। इसलिए हम एक छोटा सा कोड डाल दिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है आपका नेस्टेड क्लास। अगला क्या है आपका? नेस्टेड क्लास, तीसरा टाइप में है। नेस्टेड क्लास क्या होता है कि which is declared inside another class। जैसे हमने आपको पढ़ा था नेस्टेड इफ इनसाइड इफ, नेस्टेड लूप, लूप इनसाइड लूप, नेस्टेड क्लास, क्लास इनसाइड क्लास। तो क्या कहा गया है? क्लास which is declared inside another class, यानी कि क्लास इनसाइड क्लास, ठीक है। नेस्टेड का बस आपको मीनिंग समझ जाना है, बाकी डिफिनेशन का तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका सिंटैक्स क्या है। क्लास, क्लास नेम लग जाएगा, पब्लिक लग गया, क्लास, क्लास नेम टू, फिर मेंबर वेरिएबल, फिर डेटा मेंबर पब्लिक, मेंबर फंक्शन, जो भी है ये शो हो जाएगा। यानी कि क्लास के अंदर यहाँ पे क्लास डिफाइन करने की बात हो रही है, ठीक है ना। समझ में आ गया यहाँ तक बात? कोई दिक्कत? अब देखिए, यहाँ तक तो दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा तोड़ तोड़ के हम और समझा देते हैं। हम तो वैसे कर दिए कि हाँ आपको ये समझ में आ गया, लेकिन हो सकता है आपको समझ में ना भी आया हो। तो देखिए, यहाँ पे पब्लिक किया हुआ है। पब्लिक क्यों किया गया है? इसको हम पब्लिक सेक्शन में बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा नेस्टेड क्लास जो होगा ना, उसे हम मेन फंक्शन में क्लास 1 के थ्रू एक्सेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लास नेम 1 अगर हम कर दें, तो ये जो पब्लिक वाला चीज आपको दिख रहा है, तो इसको पब्लिक सेक्शन में ही बनाएंगे। अब क्यों बनाएंगे? सो मैंने आपको बता दिया है कि हमारा जो नेस्टेड क्लास होगा, वो मेंबर फंक्शन में क्लास 1 के थ्रू उसको एक्सेस किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो क्लास नेम 2 आपको दिख रहा है, वो क्लास 1 का मेंबर वेरिएबल है। वो क्लास नेम 1 का क्या है? ये मेंबर वेरिएबल है। अब और ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलने लगा होगा। फिर डेटा मेंबर क्या है? ये पब्लिक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये पब्लिक यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर मेंबर फंक्शन, और ये डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन क्या है मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा है। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो रिवाइंड करके आप दोबारा उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें हो गई किसकी? नेस्टेड क्लास की। सिंपली क्या है? क्लास के अंदर क्लास, क्लास इनसाइड क्लास। आपको बस हम देखते होंगे कि सिंटैक्स लिख के ही समझाने का कोशिश करते हैं। ज्यादा कोड करेंगे आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि आप ज्यादा कंफ्यूज हो, एकदम सिंपलेस्ट भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं हर हमेशा। हमेशा ऐसा नहीं है कि एक बार, ठीक है। तो क्लास आपको समझ में अच्छे से आ गया। तीन टाइप, आई होप कि तीनों टाइप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लोकल, ग्लोबल एंड नेस्टेड, ठीक है। चलिए इसके बाद वन ऑफ द फेमस टॉपिक, मेन टॉपिक, कंस्ट्रक्टर। क्या है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? तो कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन। ये भी एक मेंबर फंक्शन, लेकिन कैसा है? स्पेशल है किसी क्लास का, व्हिच इज यूज्ड टू क्रिएट एंड इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्रिएट और इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज हम करते हैं, ठीक है। बात क्लियर है? डिफिनेशन के बाद फीचर्स की बात करते हैं, थोड़ा सा क्या क्या इसके गुण हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर के। तो एक कंस्ट्रक्टर कैन ओनली हैव वन एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है? सो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। एक्सेस स्पेसिफायर या मॉडिफायर की बात हो रही है। क्या क्या होता है? पब्लिक, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ठीक है ना।
तो जो कंस्ट्रक्टर होता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेस मॉडिफायर होता है, कौन सा? पब्लिक। और एक्सेस मॉडिफायर कितना होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था और यहां भी बता दिया। अब देखिए, एक कंस्ट्रक्टर इज नेवर इनहेरिटेड एंड ओवररिडन। कंस्ट्रक्टर को कभी भी इनहेरिट नहीं किया जा सकता है, ना ही कभी ओवरराइड किया जा सकता है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, कंस्ट्रक्टर को ना कभी इनहेरिट किया जा सकता है और ना ही ओवरराइड किया जा सकता है। Each and every C++ class has constructor either provided by compiler or explicitly created by user। यानी कि हर एक C++ क्लास के पास कंस्ट्रक्टर या तो प्रोवाइड किया जाता है कंपाइलर के पास, यानी कि जो कंपाइलर जो प्रोवाइड करता है वो बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, और अगर डिफॉल्ट आपको नहीं यूज करना है तो आपको एक्सप्लिसिट क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि एक्सप्लिसिटली क्रिएटेड बाय द यूजर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यहां तक समझने में कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। इसके टाइप्स की बात करते हैं। कंस्ट्रक्टर कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। क्या क्या? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। कितने टाइप का होता है तो समझ में आ गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं पहला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। ये क्या होता है कि अ कंस्ट्रक्टर दैट हैज नो पैरामीटर इज नोन एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके पास कोई भी पैरामीटर नहीं है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्लियर है बात? बस एक लाइन का डेफिनेशन है, ज्यादा बुद्धि आपको नहीं लगाना है। जब डेफिनेशन हो गया तो सिंटेक्स तो होना ही चाहिए। तो क्लास, इसका नेम, और यहाँ पे हाँ ध्यान रहे पैरेंथेसिस होना चाहिए यहाँ पे, फिर ओपन ब्रेसेस, यहाँ पे कोड लिखाएगा और फिर ये क्लोज हो जाएगा। कोड, कोड में क्या आएगा? तो इसमें एक चीज आप ध्यान में रखेंगे कि कंस्ट्रक्टर जो होता है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम ही कॉल हो जाएगा। ये बात आप यहाँ पे लिख लेंगे कि कंस्ट्रक्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम ही कॉल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? ये बात हम पॉइंट इसलिए बता दिए ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। कंस्ट्रक्टर जो होता है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम ही कॉल हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरा क्या, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का। तो अ कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट्स पैरामीटर, सिंपल से बात है, पैरामीटराइज्ड है तो क्या इसमें पैरामीटर होगा, नाम से ही क्लियर है, इसलिए एक लाइन का डेफिनेशन भी बता दिए हैं, इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने लायक इसमें है नहीं। तो सीधे आते हैं इसके सिंटैक्स पे। सिंटैक्स में क्या है? तो क्लास नेम हो जाएगा और फिर P1 P2, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पैरामीटर का यूज किया जा रहा है। दो पैरामीटर है, कौन? पैरामीटर 1 और पैरामीटर 2। यहाँ पे कोड हो जाएगा और हमने आपको बता ही रखा है कि कंस्ट्रक्टर जो होता है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम ही कॉल हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, क्लियर है बात? तीसरा है आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो a constructor that is used to copy or initialize the value of one object into another is called copy constructor। यानी कि एक से कॉपी होकर दूसरा में जा रहा है। सिंपली बोले तो ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसका यूज किया जाता है टू कॉपी एंड इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर, इसको क्या बोलते हैं? कॉपी कंस्ट्रक्टर। एकदम सिंपल सा भाषा है, ज्यादा आपको समझने में आई थिंक परेशानी होगा ही नहीं। ठीक है ना? नेक्स्ट, अब यहाँ पे बात करें हम लोग सिंटैक्स की। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अब बात करने वाले हैं इसके सिंटैक्स की। तो देखिए, क्लास नेम और फिर क्या है, क्लास नेम एंड REF। अब ये कहने का क्या मतलब है? तो क्लास, यहाँ पे तो नेम हो गया, फिर यहाँ पे दोबारा से क्लास नेम आएगा, फिर यहाँ पे एम्परसैंड यानी एंड लगेगा और फिर REF, यानी कि ये क्या काम करेगा, किसका काम करेगा? ये काम करेगा आपका रेफरेंस वेरिएबल का। रेफरेंस वेरिएबल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह एक क्या है, यह एक रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है, जो कि, लिख लीजिए आप भी, जो कि कंस्ट्रक्टर के वैल्यू को, कंस्ट्रक्टर के वैल्यू को हम
कॉपी करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, उसको ये रेफर करेगा, उसको ये क्या करेगा, रेफर करेगा। अब देखिए, लिखवा तो हमको दिए हैं, फिर से पढ़ लीजिए क्या है कि आरईएफ क्या होता है, ये एक रेफरेंस वेरिएबल होता है जो कि कंस्ट्रक्टर के वैल्यू को जब भी हम कॉल करना चाहते हैं तो उसको ये क्या करेगा, रेफर करेगा। यहाँ पे कहीं कहीं आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ रहता है, तो बात उसी का होगा, यानी कि रेफरेंस वेरिएबल की ही बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे आरईएफ करके आपको हम बता दिए। ठीक है, फिर यहाँ पे कोड लिखाएगा, फिर क्लोज। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, समझने में कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होना चाहिए। एकदम हम तोड़ तोड़ के एकदम जो भी एकदम इंग्लिश भाषा भी लिखवा दिए यहाँ पे, अब इससे ज्यादा क्या ही एक्सपेक्ट करें। ठीक है ना, समझ में आ गया पूरा। अब आगे बढ़े नेक्स्ट। अब बात करते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर के टाइप की। कॉपी कंस्ट्रक्टर में भी टाइप होता है, क्या क्या, दो। एक है डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर और एक है यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। अब देखिए, इसको ज्यादा डिटेल्स में समझाने से कोई फायदा नहीं, बस आपको नॉलेज के लिए बता दिया, कहीं अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन तो आप बता सकते हैं। डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर और यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर दो टाइप का होता है, दैट्स ऑल। ज्यादा आपको इसके डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है। तो यहां तक आपको बात हो गई कंस्ट्रक्टर की। तो इसको बेहतर समझने के लिए यहाँ पे हम एक और फिगर के माध्यम से इसको हम समझा रहे हैं। एक मिनट। एक होता है क्या, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट में कोई भी पैरामीटर नहीं होता है, सिंपल इज दैट। पैरामीटराइज्ड में क्लास नेम, यहाँ पे पैरामीटर पास होगा, और कॉपी में क्या है, क्लास नेम, फिर क्लास नेम हो जाएगा, फिर ओल्ड ओबीजे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, हमने क्या बताया, एंड आरईएफ, वो आप ध्यान में रखेंगे। एंड आरईएफ जो कि क्या होता है आपका, रेफरेंस वेरिएबल होता है। और रेफरेंस वेरिएबल करता क्या है ये भी हम आपको लिखवा दिए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम आप टेंशन फ्री होके इसको देख लीजिए। ठीक है, क्लियर है बात। और जो भी हम बोलते चलते हैं वो भी आप नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि बहुत कुछ हम इसमें नहीं लिख पाते हैं, ऐसे हम ट्राई करते हैं सब कुछ इसी में लिख देने का, ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना, नेक्स्ट। अब बात करते हैं, कंस्ट्रक्टर हो गया तो डिस्ट्रक्टर भी पढ़ लेना चाहिए, क्यों। तो डिस्ट्रक्टर क्या होता है, तो डिस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर्ड फंक्शन, ये भी एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है, दैट इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होता है कब, जब एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, जब एक ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय हो जाता है ऑब्जेक्ट, तब दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टर, जिसको कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है वही क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, डिफिनीशन क्लियर है, एक लाइन का डिफिनीशन है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि डिस्ट्रक्टर आर यूज्ड टू डी एलोकेट द मेमोरी, मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए यूज किया जाता है, दैट हैज बीन एलोकेटेड फॉर द ऑब्जेक्ट बाय द कंस्ट्रक्टर, जिस मेमोरी को, ठीक है, जिस मेमोरी को कंस्ट्रक्टर जो है सो एलोकेट करता है, उसको डिस्ट्रक्टर क्या करता है, डी एलोकेट कर देता है। ठीक है, यही डिफरेंस हो गया। डिस्ट्रक्टर क्या होता है इसका डिक्लेरेशन, तो इसका डिक्लेरेशन जो होता है सो ऑलवेज बिगिन विथ इस, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है लॉग इक्विवेलेंस वाला, इक्विवेलेंट वाला, इससे यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल देख के इसको भी देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्लास क्या क्रिएट कर दिया गया, क्यूब के नाम से क्रिएट कर दिया गया, इंट यहाँ पे पब्लिक लगा दिया गया। ये सब क्यों यूज किया जाता है हमने ऑलरेडी थ्योरी में बता रखा है, क्यूब, फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है, और ये हमने आपको ये भी बता रखा है कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम ही कॉल हो जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान होगा ही होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सी आउट कर देते हैं कंस्ट्रक्शन कॉल्ड। अब इसके बाद जो डिस्ट्रक्टर होगा वो इसमें ये सिंबल से स्टार्ट होगा, क्यूब, ये डिस्ट्रक्टर हो गया, सी आउट डिस्ट्रक्टर कॉल। ठीक है, आई होप ये छोटे से एग्जांपल से आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। हमने आपको कंस्ट्रक्टर का सब कुछ बता दिया, डिस्ट्रक्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको उसका थ्योरी पार्ट और ये जो इसका सिंबल है वो हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया है, जो सी प्लस प्लस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है। अब इसमें एक चीज बच गया, क्या, आपका OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो बच गया, जिसमें हम सारे पिलर्स के बारे में चर्चा करेंगे, और एक मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग, ये भी आपको हम बता देंगे, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। ठीक है, तो इसके बाद आपका पूरा C++ कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आप घबरा रहे हैं कि हम क्या बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, एग्जाम में क्या पूछेगा, तो आप
जो पिछला एग्जाम हुआ था वो क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको समझ में खुद आ जाएगा। और जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो इसके 1 लेवल 2 लेवल ऊपर करवाएंगे, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इत्मीनान से पूरा पढ़ते रहिए, घबराइए बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन आपका हम एक भी नहीं छूटने देंगे, ठीक है। तो आज हम वीडियो को यहीं तक रखेंगे, इस सेशन में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो आपको रेगुलर आएगा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।